Welcome, my friends. The night of the nights has come. The night of the nights. Open your heart and your mind. Move to the rhythm and dance into your own beautiful reality. Beautiful reality. Feel free and expect the unexpected. We start in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Now on the turntables, DJ insert name. आज का हमारा नाटक चीफ की दावत, एकल अभिनय अस्मित मिश्रा, लेखन भीष्म साहनी, निर्देशन मोहित मोहन। आज मिस्टर सामनाथ के यहाँ चीफ की दावत थी। सामनाथ और उनकी धर्मपत्नी को पसीना पोंछने तक की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे बालों का जूड़ा बनाए और मुंह पे सुर्खी और पाउडर मले, और मिस्टर सामनाथ सिगरेट पे सिगरेट फूकते हुए चीजों की फहरिस्त अपने हाथ में थामे इस कमरे से उस कमरे आ जा रहे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाहियां, नैपकिन, फूल सभी बरामदे में पहुंचा दिए गए थे और ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। सब कुछ सही चल रहा कि इतने में सामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। मां का क्या होगा? इस बात की ओर उनका और ना उनके कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। अपनी पत्नी की ओर घूमते हुए बोले, अब मां का क्या होगा? पत्नी काम करते करते रुक गई और ठहर के कुछ सोच के जवाब दिया, इन्हें पिछवाड़े अपनी सहेली क्या भिजवा, रात भर बेशक वहीं रहे, सुबह आ जाए। सामनाथ सिगरेट मुंह में रखे कुछ सोचने लगे और सोचने के बाद जवाब दिया, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का यहाँ ना फिर शुरू हो जाए। पहले ही बहुत मुश्किल से बंद करवाया था। इन्हें कह देते हैं कि जल्दी खाना खा के सो जाए, मेहमान कुछ 8 बजे तक आएंगे। सुझाव बढ़िया था, दोनों को पसंद आया, मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो ये सो गई और खर्राटे लेने लगी तो सामने ही तो बरामदा है जहां लोग खाना खाएंगे। सामनाथ भी सोच में पड़ गए और फिर बोले, ऐसा करते हैं, मां को कहते हैं कि दरवाजा अंदर से लगा दे और मैं बाहर से ताले लगा दूंगा, और मां से कह देंगे कि अंदर जाके सोए, बैठी रही, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। सामनाथ कुछ खींच उठे थे, झटक कर जवाब, अच्छी भली अपनी भाई के यहां जा रही थी, तुमने खुद बीच में अच्छा बनने के लिए टांग अड़ा दी। वाह 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 वाह, तुम मां बेटे के झगड़े में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वो जाने। सामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का ना था, समस्या की हल ढूंढने का। सिगरेट मुंह में रखे और सोचने लगे। पलट के मां की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए बोले, मैंने सोच लिया है, और उन्हीं कदमों कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। मां दुपट्टे से सिर और मुंह ढके हाथ में माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होता देख मां का दिल भी धड़क रहा था कि बेटे के ऑफिस का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुविधे से चल जाए। और क्या, मां तुम खाना जल्दी खा लेना, अब मेहमान कुछ 7 बजे आएंगे। मां ने दुपट्टे से अपना चेहरा हटाया और सामनाथ की तरफ देखते हुए बोली,
तुम्हें तो मालूम है बेटा कि घर में मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती, मैं कुछ नहीं खाऊं। वो ठीक है, वो ठीक है, अपना काम निपटा लेना, कोई बात नहीं। और सुनो, आज हम लोग बैठक में बैठेंगे, तब तक तुम यहां बैठना, और जब हम लोग यहां आ जाएं तो तुम गुसल खाने की रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आवा बेटे का चेहरा देखने लगी और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा। और माँ आज सो मत जाना, तुम्हारे खराटे की आवाज दूर तक जाती है। माँ ने लज्जित सी आवाज में कहा, मैं क्या करूं बेटा, मैं मजबूर हूं। जब से बीमारी से उठी हूं तब से ठीक से सांस नहीं ली जा सकती। ठीक है ठीक है ठीक। सामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, पर उनकी उधेड़ बुन अभी भी खत्म नहीं हुई। जो चीफ इधर निकल आए तो 8-10 मेहमान होंगे, कोई भी गुसल खाने की तरफ आ सकता है। सामनाथ शोभ और क्रोध से झुंझलाने लगे। मां की कोठरी के बाहर एक कुर्सी रखते हुए बोले, आओ मां, यहां बैठो तो। मां कुर्सी पर बैठ। अरे ऐसे नहीं मां, टांग नीचे करो, ये खाट नहीं है। और प्लीज खुदा के वास्ते नंगे पांव मत घूमना, और हो सके तो वो खड़ाऊ पहन के भी सामने मत आना, किसी दिन तुम्हारा ये खड़ाऊ उठाकर बाहर फेंक दूंगा। मां चुप रही, क्या बोलती। फिर सामनाथ बोले, कपड़े कौन से पहनोगी मां? मां ने कहा, जो है वही पहनूंगी बेटा, तुम जो कहो पहन लो। सामनाथ फिर सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से मां की तरफ देखने लगे। सामनाथ हर चीज में तरतीब चाहते थे। घर का हर चीज उन्होंने अपने हाथ में ले रखा। खूंटिया कमरे में कहां लगाई जाए, पर्दे किस रंग के बिछे, और बिस्तर कहां लगाई जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की। सामनाथ को चिंता थी कि अगर मां का साक्षात्कार चीफ से हो गया तो कहीं लज्जित ना होना पड़े। झुंझलाते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो, आज जाओ पहन के आओ तो जरा मैं देखूं। मां कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। ये मां का झमेला ही रहेगा, सामनाथ ने अपनी श्रीमती से कहा। कोई ढंग की बात होती तो भी कोई बात थी, अब अगर चीफ से कुछ ऊंच नीच हो गई और उन्हें बुरा लगा तो फिर सारा मजा जाता रहेगा। मां इतने में कोठरी से कपड़े पहन के बाहर आई। बूढ़ा सा शरीर सफेद कपड़े में लिपटा, बूढ़ी सी आंखें और धुंधली धुंधली पड़ी। सिर के आधे झरे बाल पल्ले की ओट में ढक पाए थे, पहले से कुछ कम ही कुरूप नजर आ रहे थे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई चूड़ियां उड़ियां है तो वो भी पहन ले, कोई हर्जा नहीं है। मां ने कहा, चूड़ियां कहां से लाऊं बेटा, तुम्हें तो पता है कि सारे जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। ये बात सामनाथ को तीर की तरह लगी। तिलक कर बोले, अरे ये कौन सा राग छेड़ दिया मां, ये कौन सा राग छेड़ दिया? जेवर नहीं है तो बता दो कि सीधा जेवर नहीं है, इसमें पढ़ाई लिखाई कहां से आ गया? और जितना लिया था, जितना दिया था, सब दुगना ले लेना। मां बोली, मेरी जीभ जल जाए बेटा, तुमसे जेवर लूंगी? वो तो मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। सामनाथ ने खींच के साथ मां की ओर गर्दन हिलाया। अब 5:30 बज चुका था। सामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब की अपने कमरे में चली गई थी। सामनाथ भी जाते जाते मां को आखिरी हिदायत दे गए, अब मां रोज की तरह यूं गुमसुम होकर मत बैठी रहना, अगर चीफ इधर निकल आए और कुछ पूछा तो ठीक तरह से उनका जवाब देना। मां घबरा गई, फिर धीरे से कहा, मैं क्या बोलूंगी बेटा, मैं ना पढ़ी ना लिखी, तुम कह देना मां पढ़ी लिखी नहीं है, वो कुछ नहीं पूछेगी। अब सामनाथ अपने कमरे में चले गए। एक सफल पार्टी वही है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। सामनाथ की पार्टी भी सफलता के शिखर चुनने लगी थी।
वार्तालाप उसी क्रम में बढ़ रहा था जिस क्रम में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। साहब को विस्की बहुत पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफे कवर का डिजाइन पसंद आया था, और तो और कमरे की सजावट पसंद आई थी। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही किस्से और चुटकुले कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रौब रखते थे, यहाँ उतना ही दोस्त परवर हो रहे थे। और मेम साहब काला गाउन पहने और गले में मोतियों का हार, सेंट और परफ्यूम से ओत-प्रोत। देसी अफसरों के सामने आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती, और सामनाथ की बीवी से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। आखिर पीते पिलाते 10:30 बजे वक्त गुजरते पता ही ना चला। सब ने अपने अपने ड्रिंक का आखिरी घूंट लिया और खाने की मेज की तरफ चले। आगे आगे सामनाथ और पीछे पीछे चीफ और बाकी के मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही सामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उनकी टांगे लड़खड़ा गई। मां कोठरी के बाहर ज्यों की त्यों बैठी थी, पर दोनों पांव सीट पर रखे हुए थे और सिर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घूम रहा था, और मुंह में से लगातार खर्राटे की आवाज आ रही थी। सिर जब एक और टेढ़ा होकर झुक जाता, खर्राटे और भी तेज हो उठते थे। और फिर जब झटक से नींद टूटती तो फिर सर दाएं और बाएं और बाएं और दाएं झूलने लगता। सिर से पल्ला भी कुछ नीचे गिर गया था और सर पे बिखरे हुए बाल। ये देख के सामनाथ बहुत क्रोधित हो उठे। जी चाहे कि मां को धक्का देकर जगा दे और अपनी कोठरी में ठेल दे, मगर ये करना संभव कहां था। चीफ और बाकी के मेहमान जो वहां खड़े थे, ये देखकर देसी अफसरों की स्त्रियां हंसती और साहब बड़े अंग्रेजी और रुबाब में धीरे से कहे, पुअर डियर। मां घबरा कर उठ बैठी। इतने सारे लोग को अपने सामने देखकर कुछ कहते ना बना। झट से खड़ी हुई और पल्ला सिर पर ठीक किया और जमीन को देखने लगी। हाथ पांव कांपने लगे थे, पांव तो सिकुड़ने लगा था। और इतने में सामनाथ ने कहा, मां तुम सोई नहीं, अब जाके सो जाओ। और खिसियाई हुई नजर से साहब की ओर देखने लगे। साहब बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते नमस्ते। मां साहब नमस्ते कर रहे हैं। मां ने हाथ जोड़े, पर दाहिने हाथ में तो माला थी और बायां हाथ बाहर, ठीक तरह से नमस्ते भी ना कर पाए। सामनाथ ये देख के और भी क्रोधित हो उठे, मगर चीफ ने तब तक अपना दायां हाथ मां की ओर बढ़ा दिया। मां के दाएं हाथ में तो माला। घबराहट में मां ने अपना बायां हाथ ही चीफ के दाएं हाथ में दे दिया। सामनाथ का क्रोध बढ़ता जा रहा था, और पर चीफ जो थे वो तब तक मां का बायां हाथ ही लेके बार बार हिलाए जा रहे थे। हाउ डू यू डू, हाउ डू यू डू। कहो मां, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। मां कुछ हड़बड़ाई और कुछ धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। कहो मां, हाउ डू यू डू। तुम ही कहो, हाउ डू यू डू। मां कुछ सकुचते हुई अंदाज में बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा था। चीफ ने माहौल संभाल लिया था और सामनाथ का क्रोध भी धीरे धीरे कम होने लगा था। इतने में सामनाथ देखे कि अभी तक चीफ ने मां का बायां हाथ पकड़ा हुआ है और मां सिकुड़ी जा रही थी। सामनाथ ने कहा, अब मेरी मां गांव की रहने वाली है ना, इसीलिए आपसे लजाती है। चीफ ने कहा, सच, विलेज पीपल, मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ को डांस और म्यूजिक भी आता होगा, नाच और गीत भी आता होगा,
और टकटकी बांधे माँ की ओर देखने लगे। सामनाथ बोले, माँ साहब कहते हैं कि कोई गाना सुनाओ, तुम्हें तो कितने ही आते होंगे। माँ ने कहा, मुझे कहाँ आता है बेटा, मैंने क्या गाया है? वाह माँ, साहब का कहा भी कोई टालता है? कोई भी सुना दो, और तुम नहीं सुनाओगी तो साहब गुस्सा होंगे। माँ ने फिर से कहा, मैंने कब गाया है बेटा, मुझे क्या आता? अरे माँ, कोई टिप्पा ही सुना दो, 2 पत्ते अनार दे। साहब और देसी स्त्रियां इस पर जोर जोर से तालियां पीटी। वाह। और सामनाथ कुछ गंभीर भरे लहजे में कहे, माँ। और माँ के अब हाँ या ना कहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहीं बैठ गई और एक पुराना गीत गाने लगी। नीक मेरी अख काशनी, नीक मेरी अख काशनी, तुझा रात दिन नींद रे मारिया, शीशे नु तरेड़ पै गई, बाद बहुती ने ध्यान जदों मारिया, नीक मेरी अख। साहब की स्त्रियां जोर से हंस दी और माहौल भी ठंडा होने लगा था। मां 3 पंक्ति गाकर चुप हो गई। साहब को यह चीज बहुत पसंद आया था। तालियां कम होने पर साहब ने कहा, पंजाब की गांव की दस्तकारी क्या है? कोई दस्तकारी होगी? साहब झूमते हुए बोले, बहुत कुछ साहब, बहुत कुछ है। मैं आपको उन चीजों का एक सेट भेंट करूंगा, आप उनको देखकर बहुत खुश होंगे। साहब बोले, अब मुझे बाहर की चीजें नहीं चाहिए, नो आउटसाइड थिंग्स, अब मुझे घर की चीजें चाहिए। पंजाबियों के घर में क्या बनता है? औरतें खुद क्या बनाती हैं? सामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और फुलकारियां बनाती हैं। फुलकारियां क्या? सामनाथ फुलकारी समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद बोले, माँ कोई पुरानी फुलकारी है क्या? तो ले आओ। माँ अंदर गई और एक पुरानी फुलकारी लाके साहब को दे दिया। साहब फुलकारी को बड़े रुचि से देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी, जगह जगह से उसके तागे टूट चुके थे और कपड़ा भी लगभग फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर सामनाथ बोले, साहब आपको ये पुरानी हो गई है, अब माँ आपके लिए नया बना देगी। क्यों माँ, साहब को एक फुलकारी बना दोगी ना? माँ बोली, मेरी आंखें बूढ़ी हो चुकी है बेटा, अब मैं फुलकारी कैसे बना पाऊं? मगर माँ की बात को बीच में ही तोड़ते हुए सामनाथ बोले, वो जरूर बना देगी साहब, आप उसको देखकर खुश होंगे। साहब ने भी सिर हिलाया, धन्यवाद किया और खाने की मेज की ओर चले गए और पीछे पीछे सारे मेहमान भी हो लिए। मेज पे बैठने की देर थी कि सारे की नजर बचाते हुए माँ उठी और अपनी कोठरी में चली गई। कोठरी में बैठने की देर थी कि माँ के आंख से छल छल आंसू बहने लगे। माँ बार बार उन्हें पोंछती, पर वो बार बार उमड़ आती, जैसे बरसों की बांध तोड़कर उमड़ आए। माँ ने बहुत तेरे दिल को समझाया, तसल्ली दी, हाथ जोड़े, भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की कामना की। मगर आंसू बरसात की तरह जैसे रुकने का नाम ही ना लेते थे। आधी रात का वक्त होगा। अब मेहमान भी सब एक एक करके अपने घर जा चुके थे। मोहल्ले में छाई निशब्दता अब सामनाथ के घर भी छा चुकी थी। रसोई से कुछ बर्तन खनकने की आवाज आ रही थी कि इतने में मां के कोठरी के बाहर दस्तक हुई। मां घबरा उठी। मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों वो सो गई। क्या बेटे ने अभी तक माफ किया होगा? ऊँगने क्यों लगी वो? घबराते हुए मां कोठरी का दरवाजा खोल दिया। सामनाथ झूमते हुए मां को अपने आलिंगन में भर लिया। ओ मां, ओ मां, ओ मां, तुमने आज पार्टी में मजा ला दिया। मां, पार्टी में मजा ला दिया। बैठो।
साहब तुमसे बहुत खुश होके गए माँ, बहुत खुश होके गए। माँ की छोटी सी काया बेटे के आलिंगन में सिमट गई थी। उनके आंख से आंसू फिर से बहने लगे। आंसू को पोंछते हुए बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। ये क्या राग छेड़ दिया माँ, ये क्या राग छेड़ दिया। सामनाथ की पेशानी पे तनाव के बादल फिर छाने लगे थे और वो क्रोधित होने लगे थे और बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो माँ, तुम चाहती हो कि दुनिया ये कहे कि एक बेटा अपनी मां को नहीं रख सकता। नहीं नहीं बेटा, मैंने ये कब कहा। तुम अपनी बहू के साथ जैसे चाहे रहो, जैसे चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया है, अब जो जिंदगी के कुछ पल बचे हैं उसमें भगवान का नाम लूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी मां तो फुलकारी कौन बनाएगा। साहब के सामने तुम्हें फुलकारी देने का इकरार किया है। फुलकारी बेटा, मैं फुलकारी नहीं बना सकती, मेरी बूढ़ी आंखें हो चुकी। तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। तुम चली जाओगी मां, मुझे धोखा देके चली जाओगी, मेरा बनता काम बिगाड़ोगी। जानती नहीं कि साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई और बेटे की ओर देखते हुए बोली, क्या तेरी तरक्की होगी बेटा? क्या साहब तेरी तरक्की कर देंगे? क्या उन्होंने कुछ कहा है? कहा नहीं, पर देखती नहीं कि कितना खुश गया है। कहता था कि तेरी माँ जब फुलकारी बनाने लगेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनती। जो वो खुश हो गया और खुश हो गया, बहुत खुश हो गया, तो मुझे बड़ी नौकरी मिल सकती, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं। क्या? मां की झुर्रियां धीरे धीरे खुशी में बदलने लगी थी, आंख में नई चमक आने लगी थी। क्या तेरी तरक्की होगी बेटा, तेरी तरक्की होगी। तरक्की ऐसी होगी मां, साहब के लिए कुछ करूंगा तो वो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़ी है। मां खुशी में बोली, ठीक है बेटा, जैसे बन पड़ेगा बना दूंगी, अब मुझसे जैसे होगा बना दूंगी। ठीक है मां, अब तुम सो जाओ मां, तुम सो जाओ, तुम सो जाओ। और झूमते हुए अपने कमरे की ओर चले। तो ये थी हमारी आज की प्रस्तुति, चीफ की दावत। एकल अभिनय कर रहे थे अस्मित मिश्रा। मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगा। अस्मित, मंच पर आ जाए। अस्मित युवा अभिनेता, रंगनायक द लेफ्ट थिएटर से इनकी लाइव में पहली प्रस्तुति है। इससे पहले मंच पर इन्होंने काम किया है रंगनायक के साथ में, लेकिन डिजिटल माध्यम से ये पहली बार आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और इस नाटक में जो आप साउंड ट्रैक सुन रहे थे, इस पर काम किया है अंकित राज और यथार्थ ने, और संचालन यथार्थ का था। वह आग्रह करूंगा कि वे दोनों भी मंच पर आ जाए। और कैमरा संभाल रहे थे अंकित राज आज के लिए। और इस पूरे नाटक को जो संयोजा है और जिसे निखारा है, यानी इस नाटक का निर्देशक मोहित, जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर हैं नाट्य शास्त्र में, नाट्य विधा में, झारखंड से। मोहित ने काफी अभिनय किया है और निर्देशन में भी अभी अच्छा निर्देशन ये अभी ला रहे हैं डिजिटल माध्यम से। इससे पहले भी ये एक नाटक को लेकर के आपके सामने आए थे, धान उगेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे बीच हमारे वरिष्ठ साथी दीपक सिन्हा भी उपस्थित हैं, वो भी मंच पर आ जाएं। और मैं चाहूंगा कि आज के इस नाटक के बारे में और भीष्म सहनी की आज जो पुण्यतिथि है उनके विषय में भी दो शब्द बताएं, जो और जानकारी मिले। धन्यवाद साथियों, बहुत अच्छा लगा ये प्रस्तुति देखकर, खास करके अस्मित नए युवा साथी हमारे बीच हैं। और ये रंगनायक द लेफ्ट थिएटर अभी एक
योजना के तरीके से काम कर रही है कि नए युवाओं को सामने लाया जा रहा है, नई टीम का सृजन हो रहा है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि पिछले 2 दिन भी नाटक हुआ है, इसी पर लाइव टेलीकास्ट हुआ धान में, जिसकी चर्चा सचिन ने की। और फिर उसके बाद फिर एक और प्रस्तुति हुई, इसमें कि मृणाल उसको कर रहे थे, एक्ट कर रहे थे यथार्थ मृणाल, और ये फिर तीसरे कड़ी के रूप में आप देखें कि अस्मित आपके सामने थे। पिछला जो नाटक हुआ था उसका निर्देशन सचिन ने किया था, उसके बाद फिर मोहित ने मेरी भी बारी आ रही है। मेरे साथ भी ये बच्चे लोग कह रहे हैं कि करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से फिर एक और कहानी है नागार्जुन की कहानी जेठा, उसकी प्रस्तुति होगी। बहरहाल आज का माहौल जो है वो हम लोगों ने कोशिश की है कि जो भी हमारे साहित्यकार हैं, प्रगतिशील जनवादी जनपक्षकर दृष्टिकोण से जो लिखते रहे हैं, उनकी कहानियों को लेकर, उनकी कविताओं को लेकर हम काम करें। रंगनाइट द लेफ्ट थिएटर लगातार कविताओं पर काम करती रही है, उसके लिए पूरे देश में चर्चित रही है। नागार्जुन की कविताओं को लेकर, धूमिल की कविताओं को लेकर, मुक्तिबोध की कविताओं को लेकर, केदारनाथ सिंह की कविताओं को लेकर, कई कविताओं को लेकर ये काम करती रही है, कई कवियों के रचनाओं को लेकर, और इसका एक अपना इसकी एक पहलकदमी है और इसकी पहचान भी है। आज दूसरी कड़ी में हम लोग चल रहे हैं कि कहानियों का मंचन किया जाए। इसके पहले कहानियों का मंचन हम लोगों ने किया था मंच पर, दिनकर भवन के मंच पर लगातार शिवपूजन सहाय की 3 कहानियों का मंचन हुआ था। उसी सिलसिले में जब डिजिटल की बात आई, जब हम कोरोना काल में बिल्कुल खत्म स्थिति में हैं, संत्रास की स्थिति में हैं, तो वैसी परिस्थिति में हम लोगों ने एक नया रास्ता तलाशा। जबकि एक ओर जो सरकारी पक्षधर जो रंगकर्मी हैं, निर्देशक हैं, उन्होंने इसका विरोध शुरू किया, तो दूसरी ओर हम जनपक्षधर रंगकर्मी जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा जो भी माध्यम है उस माध्यम के द्वारा हम अपने काम को करें और आपके सामने लाएं। और यह लाइव जो हमारा टेलीकास्ट होता है, इसमें आप देख रहे हैं कि अगर कोई गलती भी हमारा कलाकार करता है तो कलाकार समझे, कोई स्कोप नहीं उसको संभालने की। तो यह भी एक लाइव जो है, जो प्रस्तुति हमें मिलती है मंच पर, वही प्रस्तुति का अनुभव मुझे यहाँ भी प्राप्त होता है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि जब तक कोरोना काल है या कोरोना काल के बाद भी मेरे ख्याल से हमारी टीम की राय बनी है कि राष्ट्रीय स्तर पर हमारी जो पहलकदमी है वो जाती रहे डिजिटल माध्यम से। दूसरी बात, आज जिस परिप्रेक्ष्य में यह नाटक किया गया, आज भीष्म सहनी जो प्रसिद्ध नाटककार, कवि, कथाकार, उनकी आज पुण्यतिथि है। उस पुण्यतिथि पर हम लोग याद किए और हम लोगों का प्रयास होता है कि जितने भी साहित्यकार हैं उनके जन्मतिथि पर या फिर पुण्यतिथि पर उनकी रचनाओं को लेकर आपके सामने हम प्रस्तुत हों। भीष्म सहनी कई एक नाटकों को लेकर और जो एक सीरियल, बहुत बड़ा सीरियल आया था सांप्रदायिकता को लेकर, तमस, उस तमस के वो राइटर थे। और इसके बाद जो कबीरा खरा बाजार जो एक समय में माइलस्टोन प्ले कहलाया, माधवी, हानुस, इन सब नाटकों के रचयिता भीष्म सहनी रहे हैं। और आपको यह आश्चर्य होगा कि फिल्म में तो उन्होंने काम किया ही, और कहानी जो भी आपने देखा चीफ की दावत, इसके साथ साथ वो बल्ला सहनी जो इप्टा के थे, उनके वो छोटे भाई थे, और ये भी इप्टा से जुड़े हुए थे। इप्टा के एक संस्थापक सदस्य में भीष्म सहनी को लोग याद करते हैं। भीष्म सहनी आज़ादी के पहले, उनका जन्म पाकिस्तान में, पाकिस्तान का जो एरिया पड़ा उसमें उनका हुआ था, लेकिन बाद के दिनों में जब आज़ादी मिली तो आज़ादी मिलने के बाद स्वतंत्र भारत में भीष्म सहनी और बल्ला सहनी नाम स्वीकार किया और फिर इप्टा का गठन हुआ। इप्टा के गठन के बाद जो प्रगतिशील आंदोलन है उसको लेकर उन्होंने काम किया लगातार। और ये आप देख रहे हैं कि चीफ की दावत बिल्कुल मानवीय संवेदना को लेकर, जो एक मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग की जो आकांक्षाएं हैं उसको लेकर एक सोलो परफॉर्मेंस आपने देखा। लड़के नए हैं लेकिन इसने कोशिश की, अस्मित ने बहुत कोशिश की काम करने की, और भी काम करने की जरूरत है, वो महसूस किया जा रहा है और भी बेहतर होगा। पहली प्रस्तुति वैसे भी अच्छी मानी जाती है, लेकिन बहुत अच्छी प्रस्तुति होते होती है। धन्यवाद साथियों आप लोगों को, और फिर बहुत जल्द हम तिथि तय करेंगे अगली प्रस्तुति के लिए। आप तमाम साथियों को जन संस्कृति मंच की नाट्य इकाई रंगनायक द लेफ्ट थिएटर की ओर से सलाम, आदाब।